अब देखिए गुटनिरपेक्षता नाम के नाम से जाना जाता है, गुटनिरपेक्षता NAM नाम। अब देखिए जो गुटनिरपेक्षता है वो क्या होती है असल में। गुटनिरपेक्षता ने एशियाई, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के नव स्वतंत्र के देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। जो नव स्वतंत्र देश हुए थे, नव स्वतंत्र मतलब क्या होता है? जो नए नए आजाद हुए थे, उपनिवेशवाद के चंगुल से बाहर निकले थे। तो पहली दुनिया के देश कौन थे? पहली दुनिया के जो देश थे वो नाटो के सदस्य थे, मतलब कि अमेरिका के समर्थन वाले थे। दूसरी दुनिया के देश कौन से थे? दूसरी दुनिया के देश सोवियत संघ का समर्थन करने वाले थे। और तीसरी दुनिया में वो देश आए जो अभी अभी आजाद हुए हैं, नव स्वतंत्र देश हैं। तो जो गुटनिरपेक्षता है उसने तीसरा विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में क्या चल रहा था? दो गुट थे वो हमारे सामने थे और उसमें से किसी एक गुट में हमें शामिल होना था। किसी भी देश को, जो नव स्वतंत्र देश हुआ है, उसे किसी भी एक गुट में शामिल होना था। या तो वह नाटो में हो सकता है या फिर वो वार्सा पैक्ट में हो सकता है, वो उसकी खुद की इच्छा थी। परंतु गुटनिरपेक्षता के द्वारा जो एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में जो नए स्वतंत्र देश थे, नव स्वतंत्र देश थे, उन्हें एक तीसरा विकल्प उनके सामने प्रस्तुत हुआ कि वह गुटनिरपेक्ष रहते हुए। गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या है? गुटनिरपेक्ष का मतलब गुटों से दूर रहते हुए, गुटों से पृथक रहते हुए, अलग रहते हुए। अब देखिए किसी भी गुट में शामिल न होना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना, यही क्या है? गुटनिरपेक्षता। ये इसकी सही डेफिनेशन है कि किसी भी गुट में शामिल न होना और साथ ही साथ क्या करना? अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना, अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाना। किसी के अधीन ना होना, अपने स्वतंत्र निर्णय खुद लेना, अपनी स्वतंत्र नीतियों का निर्माण खुद करना। अब देखिए जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसके संस्थापक देश कौन थे? किन्होंने ये शुरू किया गुटनिरपेक्षता आंदोलन? तो देखिए इसके 5 संस्थापक देश थे स्टार्टिंग में। तो देखिए पहला भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब कि भारत का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुक्रेन और घाना के वामी अनकुरमा। तो आपको इनके नाम भी याद करने हैं, कौन से देश शामिल थे और उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे वो भी आपको याद करना है। अब देखिए हमने गुटनिरपेक्षता के बारे में भी देख लिया और गुटनिरपेक्षता के जो संस्थापक देश थे उनके बारे में भी देख लिया। अब हमें देखना है कि जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वह कब हुआ? वह 1961 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड में हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1961 में बेलग्रेड में क्या हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था, मतलब कि इस सम्मेलन में प्रथम जो गुटनिरपेक्षता का सम्मेलन था उसमें कम से कम जो 3 बातें थी उन्हें मुख्य रखा गया था। तो देखिए पहली थी इन 5 देशों के बीच सहयोग। जो 5 देश हमने पहले देखे हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है, जो देश इसके संस्थापक हैं उनके बीच में सहयोग, क्योंकि वो भी नव स्वतंत्र देश हैं। जो 5 देशों ने जिन्होंने गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना की है वो भी तो नव स्वतंत्र देश हैं। तो इनके बीच में आपस में सहयोग बनाए रखना ये इनका पहला जो परिणति थी। दूसरी देखिए शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। जो शीत युद्ध है उसका प्रसार हो रहा है और इसके बढ़ते हुए जो दायरे हैं, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, ये 3 जो बातें थी वो ध्यान में रखी गई थी। ये जो शीत युद्ध है उसका प्रसार लगातार हो रहा है और इसके जो बढ़ते हुए दायरे हैं, मतलब कि कहाँ तक ये सीमित है, इसका भी प्रसार करना है। राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। अंतर्राष्ट्रीय फलक मतलब कि जो विश्व भर में बहुत सारे नव स्वतंत्र जो अफ्रीकी देश हैं वह उभर कर सामने आए। जो अभी अभी नए आजाद देश थे अफ्रीकी देश, वो उभर कर सामने आए थे और उन्होंने 1960 तक वह संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नव अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। और जो 1960 तक जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में 16 जो नव अफ्रीकी देश हैं वह शामिल हो चुके थे। जो यूएनओ है उसके अंदर 1960 तक जो 16 नव अफ्रीकी देश थे वो शामिल हो चुके। तो इस बात को ध्यान में रखा गया था और यह भी ध्यान में रखा गया था कि जो नव स्वतंत्र देश हैं उनके बीच में गुटनिरपेक्षता का प्रसार करना, जिससे कि वह किसी भी गुट में शामिल ना हो। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25
सदस्य देश शामिल हुए। पहला जो कूटनीतिक सम्मेलन हुआ था उसमें 25 सदस्य शामिल थे, तो आपको याद रखना है। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो कूटनीतिक तक जो सम्मेलन था, स्टार्टिंग में तो केवल 25 ही देश शामिल थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस सम्मेलन में जो सदस्यों की संख्या थी वह काफी हद तक बढ़ती चली गई। बाद में 2006 में जो हवाना है, जो पहले क्यूबा था उसे अब हवाना कहा जाता है, तो उसमें 2006 में इस गुट निरपेक्षता का सम्मेलन हुआ। तो उसके अंतर्गत 14वां सम्मेलन हुआ था, तो उसके अंतर्गत 116 जो सदस्य थे देश वो शामिल हुए गुट निरपेक्षता सम्मेलन में, और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। तो इसका यही तात्पर्य है यहाँ पर बताने का कि जो गुट निरपेक्षता सम्मेलन है, स्टार्टिंग में जब उसमें 25 सदस्य थे, तो धीरे धीरे जो सदस्यों की संख्या वो बढ़ती चली गई। पहले गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या था, जब तक 2 महाध्रुवीय जो विश्व था तब तक तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य था कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, परंतु उसके बाद जो उसका अर्थ था वह बदल गया और किसी कार्य के लिए वह इस्तेमाल किया जाने लगा। तो धीरे धीरे जो सदस्यों की संख्या, देखिए भारत और शीत युद्ध, जो भारत है और जो शीत युद्ध चल रहा था, मतलब युद्ध होने की संभावना रहती थी परंतु युद्ध नहीं होता था, तो उसके बीच में क्या था, किस प्रकार से भारत को शीत युद्ध ने इफेक्ट डाला, तो देखते हैं, और कैसे उसकी भूमिका रही वो भी देखते हैं। तो भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। जो भारत है उसने 2 स्तरों पे मतलब कि 2 तरीके से भूमिका निभाई शीत युद्ध के अंतर्गत। तो देखते हैं, एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भारत है उसने सजग और सचेत रहते हुए, मतलब चौकन्ना रहते हुए क्या किया, दोनों महाशक्तियां, एक तो यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ, तो दोनों से क्या किया, दोनों की खेमेबंदी से अपने को अलग रखा। किस तरीके से, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर। खेमेबंदी क्या है, खेमेबंदी है, खेमे मतलब गुट, ग्रुप, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, किसी भी गुट में अपना योगदान नहीं, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, तो दोनों से अपने आप को अलग रखा, पृथक मतलब अलग रखना। अब देखिए, और ये किस प्रकार से रखा, गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए। दूसरा देखिए, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत ने खुद को तो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए इन दोनों गुटों से दूर रखा, साथ ही साथ क्या किया, जो उपनिवेश के चंगुल से अभी स्वतंत्र हुए थे, मुक्त हुए थे, जो नव स्वतंत्र देश, जो नए आजाद देश थे, उन्हें क्या किया, उन्हें किसी भी महाशक्ति के खेमे में जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्हें भी जो नव स्वतंत्र देश है उन्हें प्रोत्साहन दिया कि तुम जो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करो और किसी भी खेमे में शामिल मत हो। तो इसका भी साथ दिया उन्होंने, अपने आप को तो अलग रखा, साथ ही साथ क्या किया, जो नए स्वतंत्र देश हैं उन्हें भी गुट निरपेक्षता नीति का पालन करवाया और उन्हें भी किसी भी गुट में जाने के लिए मना किया। गुट निरपेक्षता की नीति से भारत का हित साधन। अब इसमें यह बताया हुआ है कि जो गुट निरपेक्षता है, गुट निरपेक्षता मतलब गुटों से अलग रहना, गुटों से पृथक रहना, अलग रहना। तो जो गुट निरपेक्षता की नीति है उससे जो भारत है उसका हित साधन किस प्रकार से हुआ। हित साधन का मतलब होता है, हित मतलब किसी का हित होना, अच्छा होना, लाभ होना। कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं। ये 2 प्रकार से गुट निरपेक्षता के द्वारा जो भारत है उसका लाभ हुआ या फिर हित साधन हुआ कहा जा सकता है। तो देखते हैं, पहला, भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सत्ता होता हो, न कि महाशक्ति और उनके खेमे के देशों का। भारत ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले इस प्रकार के लिए और जो पक्ष है वो भी लिए, ऐसे पक्ष लिए और ऐसे फैसले लिए जिसके द्वारा जो भारत है उसका हित साधन होता हो, मतलब कि उसे लाभ होता हो, ना कि महाशक्तियों को, ना कि यूएसए और यूएसएसआर 2 महाशक्तियां थी, ना कि उनको लाभ होता हो। उसने ऐसे फैसले जिससे कि उसका खुद का लाभ होता हो, ना कि महाशक्तियों का। पहला तो ये, अगर वह गुट निरपेक्षता की नीति का पालन नहीं करता तो वह किसका हित साधन करने के लिए काम करता, वह महाशक्ति, जिस भी महाशक्ति में शामिल होता है, जिस भी गुट में शामिल होता,
उसके ही फायदे के लिए वह काम करता, परंतु गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए अपने आप को इन दोनों गुटों से अलग रखते हुए उसने खुद का हित साधन किया, खुद के स्वतंत्र फैसले लिए उसने। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। दूसरी बात यह रही कि जो भारत है उसमें उसके पास हमेशा एक ऐसी शक्ति रही कि अगर कोई एक महाशक्ति उसका क्या करे, खिलाफ हो जाए, मतलब कि उसका विरोध करे, तो वह क्या करेगा, दूसरी महाशक्ति के गुट में शामिल हो जाएगा। आप इसे कैसे समझेंगे? आप इसे इस प्रकार समझे जैसे कि अगर आपके दो फ्रेंड हैं, तो अगर आपका एक फ्रेंड आपका दुश्मन बन जाता है, मतलब लड़ाई हो जाती है आपके एक फ्रेंड से, तो आप क्या करते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं, जिससे कि आपके फ्रेंड को क्या होगा, ऐसा लगेगा कभी आप उसके साथ मिल ना जाएं, तो इसके लिए वह क्या करेगा, हमेशा आपके साथ दोस्ताना व्यवहार रखेगा। तो इसी प्रकार से महाशक्तियों के बीच में था। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपने संबंध बढ़ा सकता है। अगर भारत को ऐसा लगता कि जो महाशक्ति है, कोई भी महाशक्ति उसकी अनदेखी कर रही है, मतलब कि उसे इग्नोर कर रही है, अनदेखी कर रही है, तो वह क्या करता, वह किसी दूसरी महाशक्ति में शामिल हो सकता है, या फिर अनुचित दबाव डाल रही है कि हमारे गुट में शामिल हो जाओ, वरना धमकी दे रही है, किसी प्रकार का कोई भी अनुचित दबाव डाल रही है, तो वह क्या कर सकता है, उसे छोड़कर दूसरी महाशक्ति में जाकर शामिल हो सकता है। तो दोनों को क्या है, डर है, दोनों महाशक्तियों को डर था, यूएसए को भी डर था और यूएसएसआर को भी डर था। और ऐसा डर क्यों था, क्योंकि जितने भी गुट हैं, मतलब कि यूएसए का जो गुट है और यूएसएसआर का जो गुट है, तो वह क्या दिखाना चाहते थे, यूएसए यह दिखाना चाहता था मेरे गुट में इतने ज्यादा जो देश है वो शामिल है, मैं कितना ताकतवर हूं, और यूएसएसआर भी यही दिखाना चाहता था कि मेरे गुट में इतने ज्यादा जो देश है वो शामिल है और मैं ताकतवर हूं। तो यह कंपटीशन इन दोनों के बीच में चल रहा था। ऐसे में दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो लापरवाह हो सकता था और न ही ठोस अनावश्यक दबाव डाल सकता था। तो इस स्थिति में ना तो कोई उसे इग्नोर कर सकता था और ना ही ठोस अनावश्यक दबाव डाल सकता था, ना तो दबाव डाल सकता था। अब देखिए, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति के निम्न कारणों से आलोचना की जाती है। जो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी थी उसकी आलोचना की जाती थी, मतलब कि उसकी आलोचना मतलब उसकी बुराई की जाती थी कि जो भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी है उससे वह केवल अपना ही साधन करता, ना कि किसी दूसरे देशों का। तो उसकी आलोचना बहुत कारणों से की जाती थी। दो कारण है, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन। सिद्धांत विहीन मतलब क्या होता है, सिद्धांत विहीन मतलब जिसमें कोई सिद्धांत ही ना हो। तो इसके द्वारा जो आलोचक है वह यह कहते हैं कि जो भारत की गुटनिरपेक्षता है वह क्या है, सिद्धांत विहीन है। इसका मतलब है कि जो भारत है वह केवल अपने आप को विकसित करने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए क्या करता है, केवल अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए ही क्या करता है, वह अब इसी उद्देश्य से वह गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है, जिससे कि वह जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितने भी महत्वपूर्ण फैसले उनको टालता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जितने भी मसले हैं उनको टालता रहता है, इग्नोर करता है और गुटनिरपेक्षता के नाम से अपने आप को छिपाता रहता है। इसका मतलब यह है यहाँ पर। दूसरा देखिए, भारत के व्यवहार में स्थायित्व का अभाव। तो जो दूसरे जो आलोचक है कुछ यह कहते हैं कि जो भारत का जो व्यवहार है वह कैसा है, उसमें स्थायित्व का अभाव है, मतलब कि उसके अंतर्गत स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व मतलब फिक्स। तो भारत के व्यवहार में फिक्स जो चीज होती है, स्थायी जो चीज होती है, उसका अभाव है। उसके अंतर्गत स्थायी भाव है ही नहीं। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुछ पर्यवेक्षक हैं उनका मानना है कि 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ, यूएसएसआर के साथ एक मित्रतापूर्ण संधि की थी। वो संधि थी 20 वर्षीय संधि। यह संधि जो की गई यूएसएसआर के साथ भारत ने, तो इसको लेकर जो पर्यवेक्षक हैं, जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि इससे यह दिखाई देता है कि जो भारत है उसका झुकाव सोवियत संघ के साथ है, या फिर भारत सोवियत संघ के साथ मिल गया है और उसने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन नहीं किया है। बस वह केवल दिखाने के लिए लोगों को कहता है कि उसने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है, परंतु सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि
1971 में भारत बांग्लादेश संकट आया था। जो बांग्लादेश संकट क्या था? जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश कहा जाता था। तो जो बांग्लादेश संकट है मतलब कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप चैप्टर 4 देखिए सेकंड बुक का, उसमें आपको समझाया हुआ है और उसमें संधि की भी व्याख्या की गई है। तो इसके द्वारा जो बांग्लादेश संकट है मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इसको देखते हुए भारत ने यूएसएसआर के साथ क्या की थी? संधि की थी, परंतु वह शामिल नहीं हुआ था उसमें। और ना ही जो ये संधि है वह रोकती है कि वह किसी देश के साथ अच्छे संबंध बना सकता है, चाहे वह यूएसए क्यों ना हो। तो इसे देखते हुए तो जो भारत है उसकी असलियत यही थी कि भारत ने केवल अपने आप की राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से मदद प्राप्त करने के लिए ही यूएसएसआर के साथ संधि की थी, जिससे कि वह क्या करे, उसका सहयोग देगी 1971 के युद्ध के दौरान। गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है गुटों से अलग रहना। तो ये एक आंदोलन चला था 1961 में, के द्वारा जो नव स्वतंत्र देश थे वो किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करते थे। मतलब कि उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जो दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, उन दोनों ने अपने अपने गुटों का निर्माण कर लिया और जितने भी देश थे उनसे आशा कर रहे थे कि वो हमारे गुट में शामिल हों। परंतु जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है यह तीसरा विकल्प साबित हुआ। इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप चैप्टर 1 देख लीजिए। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया मतलब कि यूएसएसआर की समाप्ति हो गई, तो उसके बाद जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उस पर कई सवाल उठाए गए, कई प्रश्न उठाए गए कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसकी अब क्या प्रासंगिकता है, क्यों जरूरी है वो, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 1992 में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी या फिर सम्मेलन हुआ था, तो उसके अंदर जो मिस्र एक देश का नाम है, जो मिस्र है उसने कहा कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो चुका है और शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, जिसके लिए ही हमने क्या किया था, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की थी। वही चीज समाप्त हो चुकी है, तो अब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है या फिर इसका कोई भी औचित्य नहीं रहा है। परंतु जो उपरोक्त बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, उनको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है या फिर उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि इसके कई कारण हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो यूएसएसआर की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, या फिर उसे प्रासंगिक कहना चाहिए, सार्थक कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो उसके आंसर में आपको यही लिखना है। देखिए अब इसकी क्या प्रासंगिकता थी। पहला, क्यों इसे आवश्यक माना गया जब यूएसएसआर की समाप्ति हो गई और शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। और जो मैंने आपको मिस्र के बारे में बताया है कि मिस्र ने विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में 1992 में जो बात कही थी वो भी आपको लिखनी है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप पॉइंट के द्वारा इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा कायम करने के लिए हम सभी जानते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसमें विकासशील जो देश थे वही इसके क्या थे, सदस्य देश थे। मतलब कि जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए आजाद हुए देश थे, वही क्या है, विकासशील देश हैं। क्यों है? क्योंकि अभी उन्होंने विकास को प्राप्त नहीं किया है, वो विकसित देश नहीं है, इसीलिए वो विकासशील देश थे। तो इनके सम्मान और प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए ही क्या जरूरी है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन जरूरी है। अब देखिए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। उस समय जब 1992 में मतलब कि 1991 में यूएसएसआर की समाप्ति हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, जब यूएसएसआर की समाप्ति हो गई तो हमारे सामने जो मुद्दा है वो और भी ज्यादा बढ़कर आया, क्योंकि एक महाशक्ति ही विश्व में रह गई जिसका नाम है अमेरिका। तो इसके लिए, क्योंकि जो अमेरिका है उसके पास परमाणु संपन्न देश है वो, और इसी के साथ साथ काफी ऐसे देश थे जो परमाणु संपन्न देश हो गए थे। हमारा देश भारत भी परमाणु संपन्न देश कहलाया था। मतलब कि इस समय तक आते आते सबके पास जो परमाणु बम है, परमाणु संपन्न देश है, उनकी संख्या बढ़ गई थी, जिससे कि यह खतरा था कि अगर युद्ध हुआ, किसी भी कारण अगर युद्ध होता है किसी दो देशों के बीच में या फिर एक समूह के बीच में, तो क्या होगा, इससे बाकी देशों को जो युद्ध में शामिल नहीं है उन्हें भी क्या है, भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये किसके लिए, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है अब वह
अब वह गुटों में शामिल न होने के लिए, पहले गुटों में शामिल होने के लिए बनाया गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण, गुटनिरपेक्षता का निर्माण गुटों में शामिल न होने के लिए किया गया था, परंतु अब इसमें बदलाव कर दिया जाए जिससे कि जो निशस्त्रीकरण है उसको बढ़ावा मिले। निशस्त्रीकरण मतलब जो शस्त्र हैं उनका तिरस्कार करना, शस्त्र हैं कम से कम जो शस्त्र हैं उनका इस्तेमाल करना, इस चीज को बढ़ावा कौन देगा? अब गुटनिरपेक्षता आंदोलन देगा, जिससे क्या होगी, विश्व में शांति कायम होगी और युद्ध होने की संभावना है और उसमें जो नुकसान होने की संभावना है वो भी क्या होगी, बहुत हद तक कम होगी। अब देखिए, नई आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु या फिर नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है, जिसे हम नियो कहते थे, नियो कहते हैं, NIEO, नियो। तो जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है या फिर नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों एक ही है, तो उसकी स्थापना के लिए भी जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो आवश्यक है, क्योंकि जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी वो किसके लिए थी? नियो किसके लिए था? ये नव स्वतंत्र देशों के लिए था, और सारे के सारे जो ज्यादातर जो नव स्वतंत्र देश थे वो किसमें शामिल थे? गुटनिरपेक्षता में शामिल थे, उसके सदस्य थे, जिससे कि ये काम बड़ा आसान हो जाएगा कि जो नियो है उसकी क्या होगी, स्थापना की जा सकती है। तो इसके लिए भी ये प्रासंगिक है, इससे सार्थकता दिखती है ना कि ये आवश्यकता है, ये चीज जिसके लिए जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो क्या करेगी, इन नव स्वतंत्र देशों को एक स्थान पर जोड़े रखेगी, इसके लिए ये आवश्यक है। अब देखिए, यूएसए के प्रभुत्व के नियंत्रण हेतु आवश्यक, हमने देखा कि जो यूएसएसआर है उसकी समाप्ति हो गई है और उसके बाद केवल एक महाशक्ति के रूप में जो यूएसए है वो पूरे विश्व के सामने उभर कर सामने आया है। इससे क्या हुआ? इससे यही हुआ है कि जो यूएसए है उसका वर्चस्व पूरे विश्व में कायम हो गया है, क्योंकि महाशक्ति है यूएस। तो इसके नियंत्रण को रोकने के लिए जो कंट्रोल इसने पूरे विश्व में कर रखा है उसको रोकने के लिए भी कौन आवश्यक है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें नव स्वतंत्र देश शामिल है जिसका विरोध करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि जो यूएनओ है उसके द्वारा क्यों नहीं ऐसा किया जाएगा कि जो यूएसए है उसके प्रभुत्व को रोका जाए, क्योंकि यूएनए में जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका पूरा नियंत्रण अगर कहा जाए तो यूएसए का है उस पर, एक तरीके से जो उसका यूएसए उसका स्थायी सदस्य भी है, इसलिए भी क्या है, उसका प्रभुत्व नहीं रोका जाएगा। जब आप पूरी की पूरी ये जो बुक है आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका कारण। अब देखिए, नव स्वतंत्र देशों द्वारा आपस में सहयोग द्वारा विकास करने हेतु जो नव स्वतंत्र देश है वो किसमें शामिल थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, जिससे क्या हुआ, इन नव स्वतंत्र देश एकजुट रह सकते हैं इस आंदोलन के द्वारा, गुटनिरपेक्षता के द्वारा। इसलिए भी क्या है, जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो अभी भी सार्थक है जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है, यूएसएसआर की समाप्ति हो गई है, क्योंकि जो नव स्वतंत्र देश है वो एक धरातल पर क्या होंगे, एक स्थान पर क्या होंगे, सारे मिलकर रहेंगे, मिलकर उनका जो एक दिशा कही जा सकती है सबकी एक ही है कि उन्हें क्या करना है, विकास करना है, और इसके लिए सब क्या करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका विकास बहुत जल्द होगा। और ये कैसे हो सकता है? ये गुटनिरपेक्षता आंदोलन के द्वारा हो सकता है। अब देखिए, अगला है लोकतांत्रिक स्वरूप। जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो लोकतंत्र को मानता है, जो इसका स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो इसके द्वारा यही स्पष्ट है कि जो लोकतांत्रिक स्वरूप के कारण भी क्या है, इसकी सार्थकता शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी और यूएसएसआर की समाप्ति के बाद भी क्या है, इसकी आवश्यकता है। अब देखिए, बढ़ती सदस्य संख्या इसकी सार्थकता की पुष्टि अगर यह है, 1992 में मिश्र ने यह बात कही थी कि यूएसएसआर की समाप्ति के बाद इस गुटनिरपेक्षता आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, इसे तोड़ देना चाहिए। तो अगर यह बात सत्य होती तो जो इसकी बढ़ती हुई लगातार जो बढ़ रही है संख्या, क्यों देश इसमें आकर शामिल होते अगर इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती, अगर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु अगर इसका देखा जाए कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसके सदस्यों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये खुद ही में अपने आप में पुष्टि कर रही है ये बात कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वह क्या है, अभी भी सार्थक है, कि जो सदस्यों की संख्या है वो 25 से बढ़कर 120 तक पहुंच चुकी है या फिर इससे भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि इसकी आवश्यकता वर्तमान में भी है और उस समय भी थी जब इसको समाप्त करने की बात कही जा रही थी। अब देखिए, विश्व में शांति कायम करने के लिए
मैंने आपको बताया कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसमें 9 स्वतंत्र देश शामिल हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व में एक महाशक्ति का साया हो गया था। तो विश्व में शांति फैलाने के लिए क्या जरूरी है? गुट निरपेक्षता आंदोलन आवश्यक है, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है? यह निःशस्त्रीकरण की बात करता है, यह युद्ध को समाप्त करके आपस में जीत की बात करता है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा क्या की जा सकती है? शांति कायम की जा सकती है, जो एक मकसद है यूएनओ को भी स्थापित करने का और गुट निरपेक्षता को भी स्थापित करने का। तो ये थे इसके कारण, जिसके कारण जो ये गुट निरपेक्षता आंदोलन उस समय भी प्रासंगिक था और इस समय भी है।